देखिए, बात हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो नाम से तो लग रहा है कि हम तो 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। वही है ये, वही है भी वही चीज़। ठीक है, तो पहले कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं, टर्म्स यूज्ड इन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि एक ऐसी घटना जो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे सन के चारों ओर अर्थ घूमती है तो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के बाद में वो रोटेशन होता है। मून घूमता है अर्थ के चारों ओर तो एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब चूंकि बड़े हो गए तो फिर पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 लिखिए, पीरियोडिक टाइम। ये सब पढ़ चुके हैं, नई चीज़ कोई नहीं बता रहे हैं। पीरियोडिक टाइम, पहला है पीरियोडिक टाइम। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि डेफिनेशन लिखिए, तो क्या लिखोगे डेफिनेशन इसकी? कि वो टाइम पीरियड जिस पर कोई इवेंट अपनी एक्शन को रिपीट करे। तो लिखिए, एनी मोशन, एनी मोशन, सॉरी टाइम वालू, सॉरी पहले पीरियोडिक मोशन, हाँ सॉरी ये ठीक तो लिखा आपने। एनी मोशन, हम शायद बोल गलत रहे थे, हम पीरियोडिक टाइम बोल रहे थे। एनी मोशन विच इज रिपीटेड, विच इज रिपीटेड after equal intervals of time, after equal intervals of time is called periodic motion, is called periodic motion और हार्मोनिक मोशन। अब देखो, हार्मोनिक मोशन अलग होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अलग होता है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो, लेकिन वो एक विशेष कंडीशन को फॉलो करता है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। आर हार्मोनिक मोशन। ठीक है, दूसरा लिखिए पीरियोडिक टाइम। नेक्स्ट है पीरियोडिक टाइम, ये सब आप पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टाइम क्या डेफिनेशन होती है? वो टाइम इंटरवल जिस पर कोई बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है। तो लिखिएगा, द पीरियोडिक टाइम, द पीरियोडिक टाइम ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन, इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, द पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी भी कहते हैं। ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन, time taken for one complete round trip of the motion, time taken for one complete round trip of the motion, यानी वन ऑसिलेशन और वन साइकिल। क्या लिखा? राउंड ट्रिप ऑफ द मोशन और वन ऑसिलेशन और वन साइकिल, मतलब कोई एक बात लिखेंगे आप। तो हो गया पीरियोडिक टाइम, नोट करिए ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ये सब पढ़ चुके हैं, बार बार हम बता रहे हैं, नई चीज कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे पीरियोडिक टाइम लिखने का आया, अब आप तो ठहरे बीएससी में, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप पहले वो मोशन बता देंगे कि ये मोशन होता है, इस मोशन के टाइम को ये कहते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी नहीं, कहानी उतनी ना बनाई है कि कहानी में सर्च करे एग्जामिनर की ये इससे हाँ, हाँ तो हाँ लिख दीजिएगा। लिखिए पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड हो गया। तो लिखिएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन, the frequency of the motion, the frequency of the motion is defined as the number of oscillations in 1 second, is defined as, is defined as number of oscillations in 1 second and denoted by स्मॉल n और f, कुछ भी लिख सकते हैं। स्मॉल n लिखा तो हम n लिखे दे रहे हैं, तो n इज n गिवन बाई n इज इक्वल टू 1/t, इसको 1/t लिखते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसको 1/t लिखते हैं। लेकिन पूछा जाए किसी से क्यों लिखते हैं, तो ये कुछ को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, ये ऑसिलेशन एक कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम, अगर मैं यहीं से स्टार्ट मान लूं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल टाइम t हो गया। ऑसिलेशन कितने हुए? 1, यानी आप कह सकते हैं कि t सेकेंड में कितने हुए ऑसिलेशन?
1, तो 1 सेकेंड में कितने होंगे 1/t, और 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उसी को फ्रीक्वेंसी आपने कहा है, तो यही फ्रीक्वेंसी है 1/t। ठीक है, लिखिए डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। नंबर पता नहीं कौन सा है, कौन सा नंबर है डिस्प्लेसमेंट। नाम से लग रहा है कि कोई पीरियोडिक मोशन शुरू हुआ, किसी टाइम इंटरवल में वो अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो लिखिए देयर इज अ पोजीशन, देयर इज अ पोजीशन फॉर एवरी ऑसिलेटिंग पार्टिकल, there is a position for every oscillating particle at which no net force, at which no net force acts on the particle, no net force acts on the particle. This is called the equilibrium position, this is called the equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना आपने, इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने ये क्यों लिखाया, देखिए हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना कोई बॉडी दूर चली जाए, तो यहाँ बताया जाएगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। भाई आपने देखा होगा, अगर एक पेंडुलम ले लीजिए और पेंडुलम को ऐसे फ्रीली लटका दीजिए तो यहाँ लटका रहेगा, वो क्या ऑसिलेट करेगा, लटका रहेगा, यानी इस पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। फोर्स कार्य कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है, हो सकता है फोर्स कार्य कर रहा हो। फोर्स तो एक काम कर रहा है कि ग्रेविटी इसको खींच रही है, और एक काम कर रहा है धागा इसको ऊपर खींच रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम है। आप तो गिर जाना चाहिए इसको, नहीं मतलब अगर ये पेंडुलम लटका हुआ है, ग्रेविटी खींच रही है, ये गिर नहीं रहा है, तो कोई तो इसको खींच रहा है ऊपर की तरफ, तो वो कौन है, धागा है, तभी तो धागे की टेंशन है, तभी तो कभी कभी वेट की वजह से टूट जाता है धागा, तो टेंशन तो है। वो एक अलग की बात है कि इसका इधर की ओर जो फोर्स है mg वेट, और इधर की ओर फोर्स है टेंशन जीरो है। ठीक है, इधर भी अगर फोर्स लग रहे होंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा, यानी इस कंडीशन में इस पर नेट फोर्स जीरो है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर बॉडी किसी टाइम टाइम पीरियड में कुछ डिस्प्लेस हो जाए, दूर चली जाए, तो उस दूरी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चूंकि हमको बताना था इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल, the distance of a particle at any direction, at any direction from the equilibrium position, from the equilibrium position at any instant, at any instant, at any instant is called the displacement of the particle, is called the displacement of the particle in that direction, the displacement of the particle in that direction at that instant, at that instant। ठीक है कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन तो वही बताया ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अगर कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रही है तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम की हम बात करें तो सिंपल पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर आपने खींचा और मैक्सिमम यहाँ तक वो जा सकता है, तो देखो यहाँ से यहाँ चला गया तो इतना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ चला गया इतना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ तक जा सकता है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए कहानी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस, वो ऑसिलेशन कहिए, पीरियोडिक मोशन कहिए, जो भी आप कहिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस
is the distance between the equilibrium position and the extreme position extreme जानते हो ना, मैक्सिमम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बस ये शॉर्ट डेफिनेशन है। हमको देना चाहिए कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, काम खत्म। लेकिन जैसा कि हम बड़े हो गए हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो थोड़ा बड़ी बात कर दी है। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाई स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से करते हैं। अब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ये तो जनरल है, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल ए। नेक्स्ट लिखिए फेज। देखो फेज एक बड़ा ही व्यापक वर्ड है, व्यापक समझे ना, हिंदी में बोला, फेज नहीं, फेज, PHASE। फेज एक बहुत ही व्यापक वर्ड है। इसको हिंदी में कहते हैं कला, जानबूझ के मैं हिंदी इसकी लिख रहा हूं। इसको हिंदी में कहते हैं कला। घर गए, घर में पिताजी ने कहा क्यों आजकल बड़ी कलाकारी आ गई है। अब आप कितने एंगल से सोचेंगे आप समझ लीजिएगा। जब हम बीड़ी पी रहे थे तब तो नहीं ना देख लिया, मसाला खा रहे थे तो नहीं देख लिया, उधर खड़े थे तब तो नहीं देख लिया, उधर, मतलब आप हर एंगल से सोचेंगे। तो वही यहाँ पर फेज है, यानी कि ऑसिलेशन करती हुई बॉडी की किसी भी टाइम पोजीशन को बताता है। पोजीशन मतलब एवरीथिंग, कि वहाँ उसकी पोजीशन क्या है, वहाँ उसकी वेलोसिटी क्या है, वहाँ उसका एक्सेलरेशन क्या था, वहाँ उस पर उसमें फोर्स कितना काम कर रहा था, वहाँ उसकी, मतलब सब कुछ बताएगा, वो फेज होता है। ठीक है, तो लिखिएगा द फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, the phase of an oscillating particle at any instant, the phase of an oscillating particle at any instant defines the stage of particle, मतलब उसमें पार्टिकल की स्टेज क्या है। जैसे कोई आदमी होता, कहते हैं आजकल बड़ी अच्छी स्टेज पर है वो। स्टेज का मतलब वो स्टेज नहीं जहाँ डांस किया जाता है, बड़ी अच्छी स्टेज पे है, देखो बड़ा मकान बनवा लिए, इतना पैसा है, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनत है, यानी वो स्टेज हर चीज़ उसकी एक्सप्लेन कर रहा है, बड़ा घमंडी है, वो दिक्कत है। अगर वो ऐसे ही रहे जैसे पहले था कि कितना पैसा है, बड़ा कंजूस है, अला देखो ऐसे ही घुमा करता है, क्या करे, अच्छे कपड़ा पहने तो बड़ा घमंडी है, और गंदा गंदा पहने तो बड़ा कंजूस है, तो करे क्या वो, तो गड़बड़ है। कम अच्छे पहने और कम खराब पहने। तो क्या लिखा, स्टेज ऑफ द पार्टिकल एज रिगार्ड इट्स पोजीशन, मतलब किस किस प्रकार की स्टेज, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग वो बताएगा, एज रिगार्ड्स इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट। तीसरा है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये वो टर्म्स हैं जो पीरियोडिक मोशन के लिए यूज किए जाते हैं। देखो मैकेनिकल एनर्जी में दो प्रकार की एनर्जी आती है, एक काइनेटिक होती है, एक पोटेंशियल होती है। तो लिखिए द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल is given by the sum of its kinetic and potential energy, यानी E is equal to kinetic plus potential। अब भाई काइनेटिक क्यों है और पोटेंशियल क्यों है ये भी बताना पड़ेगा आपको। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द पार्टिकल हैज काइनेटिक एनर्जी by virtue of its motion
by virtue of its motion and potential energy by virtue of its displacement from the equilibrium position and potential energy by virtue of its displacement from its equilibrium position. ठीक है, क्या मतलब है? देखिए, हमने पोटेंशियल काइनेटिक्स समझ में आ गया कि मोशन होता है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमको ज़्यादातर दिमाग में हम समझते नहीं, हमको पढ़ाया जाता है कि बॉडी की पोजीशन के कारण जो उसकी एनर्जी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सही सुना है ना आपने? क्या मतलब हुआ भाई? मान लिया कोई बॉडी, में इसी की बात करता हूँ, ये बॉडी यहाँ पर है, ये आपका पेंडुलम है। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी यहाँ पर नेट फोर्स उस पर कितना काम कर रहा है? 0। अब अगर आप इसको यहाँ जाके रोक दें तो क्या रुक जाएगा? तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। पकड़िए तो आप एनर्जी देंगे ना उसको। ठीक है, जैसे हमारी खोपड़ी है, ये यहाँ पर है ग्रेविटी से, तो ये खोपड़ी को ग्रेविटी नहीं खींच रही है अपनी तरफ, खींच रही है ना, तो यानी कि गिर जाएगी ये, तो हम उसको रोके हुए हैं ना। तो यानी हम इसको रोकने में एनर्जी खर्च कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, खर्च जो भी करें, तो जो एनर्जी इसको हम दे रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। भाई इसकी जैसे जुकाम होता है, अब फट से नाक चू जाए आदमी की, लेकिन क्या करता आदमी? वो खींचता है ना, तो क्या करता है? उसको रोकने के लिए एनर्जी देता है। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस फ्लोइंग नोज। नहीं तो वो एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं, लेकिन वो मतलब समझ में आ गया ना। हाँ, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात, यहां पर हमें मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन वगैरह कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। काम तो कर रहा है, अगर सिंपल पेंडुलम को घुमाओगे तो एक फ्रिक्शन होगा, रुक जाएगा वो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कोई भी अदर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब लिखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। it is defined as it is defined as the motion of an oscillating particle, the motion of an oscillating particle moving, अब चाहे टू एंड फ्रो कहें चाहे बैक एंड फोर्थ कहें, दो वर्ड होता ना, टू एंड फ्रो इधर उधर, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे, जो भी आप कहें, मूविंग टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, ये भी कहा था, और बैक एंड फोर्थ, FORTH, इधर उधर, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, about an equilibrium position, about an equilibrium position through a force called restoring force, through a force called restoring force, is directly proportional is directly proportional, क्या इंग्लिश गलत बोल रहे हैं क्या, तुतला रहे हैं क्या हम? is directly proportional to the displacement and opposite to it in direction, and opposite to it in direction। ठीक है, आगे लिखिए द पार्टिकल इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये पार्टिकल इस प्रकार का मोशन कर रहा है उसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या मतलब हुआ समझिएगा। कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल, देखिए इंटरमीडिएट में हमने जो 11th क्लास में पढ़ा है वहाँ हमने कहा है कि किसी पॉइंट के इधर उधर जो लीनियर मोशन करे, वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे,
वो हम एसएचएम कहते थे। है वही चीज़ यहाँ भी हम कर रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल किसी भी पॉइंट की, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर उधर मोशन करे, ये तो हमने कहा। लेकिन मोशन करेगा तो मोशन कराने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना। तो कह रहे हैं होता क्या है कि जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है और जब इधर जाता है तो फिर इधर भी लौट के आता है। क्यों क्यों आएगा? मतलब जो उधर जाता है तो उस पर एक इधर की ओर अपने आप फोर्स लगने लगता है, जिसको कहा गया रीस्टोरिंग फोर्स। और यानी वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है। और रीस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। इसीलिए वो पार्टिकल यहाँ की थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है और फिर वापस लौटना शुरू करता है। यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायरेक्शन में उसके अपोजिट होता है। जब पार्टिकल को आप एक सिंपल पेंडुलम लीजिए, जब मीन पोजीशन से दूर ले जाते हो तो फोर्स बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन किधर लगता है, मीन पोजीशन की तरफ। जैसे छोड़ोगे उस भाग जाता है, और जैसे मीन की तरफ आएगा फोर्स कम होने लगेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने 11th में भी वही पढ़ा है जो यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल कर रहा है उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो ये तो टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। ठीक है, कि भाई पीरियोडिक मोशन क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक चीज और लिख दो, रीस्टोरिंग फोर्स भी लिख दो। एक वर्ड और भी कर दो, इसके पहले लिखना चाहिए, जो आपने हेडिंग डाली इसके पहले लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, इसका नाम कभी सुना है आपने? सुना है, एसएचएम में सुना है, इलास्टिसिटी में सुना है। इलास्टिसिटी का फंडा दूसरा था, रीस्टोरिंग फोर्स। होता क्या है कि जब कोई बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है उसमें नेट फोर्स कितना काम करता है, जीरो। लेकिन जैसे ही उस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं तो एक फोर्स उसमें लगना शुरू हो जाता है, जो उसको फिर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की का प्रयास करता है। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जैसे हम लोग रात सो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए। ठीक है, जगह तो हमको तो हमेशा लगता है अरे आ जाए इक्विलिब्रियम में, फिर सो जाए। नहीं, ये तो आदमी की नेचर, वो एक अलग चीज है, वो यहाँ लागू हो नहीं रही। एग्जाम्पल मत लिख देना, लिखो कहानी। the oscillating particle the oscillating particle can remain at rest. The oscillating particle can remain at rest in its equilibrium position in its equilibrium position at which no net force acts upon it, at which no net force acts upon it. ये जानते हैं आप कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो रह सकता है रेस्ट में, क्योंकि उस पर नेट फोर्स कितना काम करता है, जीरो। क्योंकि हमसे कहा गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में होने का मतलब उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर फोर्स काम कर रहा है तो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, when it is displaced from this position, when it is displaced from this position, जैसे उसको आप डिस्प्लेस करोगे तो पार्टिकल पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा ना। वो फोर्स क्या चाहेगा, वो फोर्स चाहेगा कि बॉडी फिर अपनी पोजीशन में लौट के आ गई। जैसे आप उठे हो, काम करना शुरू किए, वैसे एक फोर्स लगना शुरू हो गया, थोड़ी देर और जरा एक झपकी मार लो, नहीं लगता है? नहीं, होता ही नहीं होता है। हाँ, वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो देखिए वेन इट इज हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो इसीलिए जब हमारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब चूंकि हम खड़े हुए हैं तो वो एरिया जो है कम है, तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, फोर्स पान एरिया, तो हम थक जाते हैं। फिर हम बैठ जाते हैं। तो ये मान चलेंगे कि आपके पंजे से चौड़ी आपकी कमर होगी, जितना दुबला आदमी हो, लेकिन पंजे से चौड़ी कमर होगी, थोड़ा एरिया बढ़ गया तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, फिर हम बैठे बैठे थक गए। फिर हम और एरिया बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लेट जाते हैं, तो एरिया और बढ़ गई, लेकिन फिर भी कुछ तो एरिया है, कुछ तो फोर्स लग रहा है, प्रेशर तो कुछ लग रहा है, तो हम लेटे लेटे थक गए। तो अब हम क्या करें, अब एरिया बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है कि एक बेलन ले लें और अपने आप को पापड़ बनवा लें। जैसे वो नहीं होता टॉम एंड जेरी में होता है,
वो पापड़ बन जाता है, कौन था? तो पापड़ बन जाए, एरिया और बड़ी हो जाएगी, वो हम कर नहीं सकते, तो अंत में हमारे पास क्या चारा होता है? फिर बैठ जाओ। तो लेटे लेटे थक गए तो बैठ गए, बैठे बैठे थक गए तो लेट गए, यही काम चलता रहता है। इसे इसी तरीके से लोग जब बहुत थक जाते हैं तो ऊपर वाला कहता है बहुत थके हो, आ जाओ, फिर बहुत हो गया, तो बताते हैं, चले जाते हैं लोग, तो होता है। हाँ, क्या लिखा? When it is displaced from this position, a periodic force acts upon it. वो फोर्स क्या चाहता है? वो फोर्स उस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। A periodic force acts upon it in such a direction, in such a direction, हम एक्चुअली किताब से उसको जानबूझ के लिखवा रहे हैं कि पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत आपने में से भी मिक्स कर देंगे आप, लेकिन वो मिक्स वही करेंगे जो इससे रिलेटेड हो। हमने जो एग्जाम्पल पापड़ बन जाए ये ना लिख देना, इन सच अ डायरेक्शन as to return it to its equilibrium position, as to return it to its equilibrium position. This is called restoring force. This is called restoring force. And it is given by F is equal to minus du by dx. ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होता है। इट इज गिवन बाई F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx. u का मतलब है पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है, और माइनस इससे लग रहा है कि ये हमेशा अपोज करता है बॉडी के मोशन को। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाती है तो नज़दीक लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आपके टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा।